अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल मुल्क के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की अब आपको बाज़गश्त सही अंदाज से सुनाई देती है। पाराचनार में जो अटैक हुए दो, उनके नतीजे में 57 अफराद अभी तक शहीद बताए गए हैं। 300 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से बहुत सौ की हालत नाजुक है। जो क्वेटा के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके अंदर शहादतों की तादाद 14 और फिर कराची के अंदर भी पुलिस वालों को शहीद किया गया, 4 उसके अंदर शहादतें हैं। ये बहुत ही अहम मामला है। आज हम पैनलिस्ट का, जिनका तारफ़ मैं 1 मिनट में आपसे करवाता हूँ, उनसे पूछेंगे कि हमें करना क्या है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान और क्या कर सकता है जो अभी तक हमने किया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि सियासी मामला से भी नज़र नहीं उठा सकते। पीपल्स पार्टी के अंदर से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुश है कि कम से कम उनके लोग रुके हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बाबर रवान साहब ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा मसला है, इसके ऊपर बात करेंगे। सहाफ़ियाना आदाब के ऊपर भी बात करेंगे। आज फिर सहाफ़ियों को तंज का और प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया गया, इसका ऊपर हमारा एडिटोरियल कमेंट होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके साथ मैंने एक ऐलान भी करना है, वो भी आप प्रोग्राम से मुतल्लिक उस पर भी नज़र रखिएगा। प्रोग्राम के आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। पहले प्रोग्राम के हिस्से में आपने हमें ज्वाइन किया। जाहिद हुसैन साहब, तज्जियाकार मुसन्निफ, आपका भी शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, तज्जियाकार दिफाई अमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत डेंजरस सिचुएशन है जी, हम तज्जिया इसका करेंगे, लेकिन पहले अपनी ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। अगर जनरल साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँ, हमारी ऑप्शंस क्या हैं? मतलब हमने हर किस्म का ऑपरेशन किया है, ऑन गोइंग है, हमें पता है, लेकिन अब हमें मजीद क्या करना है? क्योंकि ये स्ट्राइक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइक्स हैं, कैजुअलिटीज़ में भी, और अगर आप लैंड, जिसको उन्होंने लैंडस्केप को कवर किया, वो भी बहुत बड़ा अभी पिछले बेशुमार वाक़यात हुए, उन वाक़यात के पीछे क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किया। दाइश वगैरह जो भी नाम है, तहरीर, तो हमें इसको मजीद स्टडी करने की जरूरत है आपके ख्याल में? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुमकिन है कुछ किया जा चुका हो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल पर या डिफेंस मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर, कि क्या हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनकी लीडरशिप क्या है, इनका कमांड का सिस्टम क्या है, ये हमारे मुल्क में किस किस इलाकों में ये मौजूद है और ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर ये उस किस्म के ऑपरेशन, या इंडिविजुअल आता है, यहाँ पर लश्कर नहीं आता है। एक आदमी है, उसने खुद कुछ जैकेट पहना हुआ है, आके अपने आप को उड़ाता है और उसके साथ 40 बंदे उड़ाता है, या 2 आदमी होते हैं, 3 आदमी होते हैं। लेकिन यहाँ इनको कहीं पर तैयार किया जाता है, मेंटली उनको उस मोटिवेशन लेवल पे ले जाया जाता है। तो पहले हमें जानना होगा, पहले जानने की, जानकारी की जरूरत है, ये मालूम करने की जरूरत है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनका तरीकेकार, इसको किस तरीके से किया जाए, और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जोर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शहजाद साहब, इसका मतलब है कि अभी हम बेसिकली वी आर फाइटिंग ऑन द ब्लाइंड। अगर जनरल साहब का मफरूज़ा ये है कि हमें जानने की ज़रूरत है, ये नई तंजीम है, अगर जब बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये म्यूटेट किए हैं, तंजीम का नाम तब्दील कर दिया गया, लेकिन नीचे वही लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है, तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, इसका मतलब है कि पहले हम फिर मालूमात इकट्ठी करें, इस दौरान फिर हम क्या करें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमने इस किस्म के इतने ऑपरेशन और इतनी जंगें और इतने उसके फेजेस लड़ चुके हैं और इतने ग्रुपों के खिलाफ लड़ चुके हैं कि हमें तकरीबन अब पता है कि ये किस खतोखाल के साथ कायम है और ये इनके मकासद क्या होते हैं और ये करना क्या चाहते हैं। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग है और ये भी आप मान लें कि दाइश गालिबन अब अफ़गानिस्तान की हद तक अपने पैर जमा चुका है, जो कि अब पाकिस्तान में शायद अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये मानने पर तैयार हो जाएं, और जो ही जब वो अपने पाँव जमा चुका है तो उसने अपना एरिया ऑफ जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना है। ये भी एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब अगर ये पता है तो हमने उसके लिए क्या किया है अब तक, यानी हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, यही आपका बुनियादी सवाल है। मेरा ज़ाती अपना ख्याल ये है कि हमारा फोकस हट चुका है उस चीज़ से। हमारा जो पॉलिटिकल फोकस है, हमारा जो लीडरशिप फोकस है, जो मिलिट्री फोकस है, हम रद्दुल फसाद तो हमने अनाउंस किया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ज़रबुल अज़्ब के उसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो बाद में जो चीज़ें उभरने वाली हैं दाइश की शक्ल में, या बॉर्डर के ऊपर जिस वक्त मसाइल आ रहे हैं, उनका फिर हमने क्या करना है। अच्छा, मुझे ये खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में बड़ी हद तक काम होता नज़र आता है। बाढ़ लग रही है, चौकियाँ बन गई हैं, फ़ौज की प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन मुझे बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एक कमज़ोरी नज़र आती है। शायद एरिया बहुत बड़ा है, शायद वहाँ के जो चैलेंजेस हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, शायद वहाँ पे उस किस्म की पॉलिटिकल मिलिट्री जो आपस में सुलझाव होना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं है। शायद ये मुझे वजह नज़र आती है, या शायद ये वजह है
कि वो उस तरीके से जंग लड़ी नहीं रहे जिस तरीके से शायद फाटा में लड़ी गई है। ठीक। अच्छा, ये वो सब कमजोरियां मुझे नजर आती हैं। फिर लेकिन फाइनली एक और चीज़, कल पारा चिनार की रिपोर्ट के ऊपर अल-कुद्स के ऊपर एक वहाँ पे हुआ। अब पाकिस्तान में अल-कुद्स पे कहीं नहीं हुआ, पारा चिनार में अल-कुद्स पे करने का क्या फ़ायदा है रियली? क्या इसका मतलब है कि मैं वाकई सऊदी और ईरान प्रॉक्सी वॉर अब मुल्क के अंदर ले आया हूँ? तो अब खुदारा अब हमें यानी कि एक अल-कुद्स को सपोर्ट करने वाले भी आ गए हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने वाले भी आ गए हैं कि हम आपको यहाँ पाँव नीचे मारने देंगे। तो ये तो अभी हम बातें कर रहे थे ना कि बातें कर रहे थे, उसके असरात मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहुंच जायद वो कहते हैं डीजे वो, यानी हमने शायद ये चीज़ पहले भी देखी है। एक कभी कभी तसव्वुर होता है कि आपने ये चीज़ पहले भी देखी है। जब अलकायदा का मामला हुआ था, मुझे डिबेट अभी भी याद है, तो हम ये डिनाइल में थे, हम कहते कि अलकायदा यहाँ पे पाकिस्तान में कमाल बात करे, अलकायदा आ ही नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने उसको मानना शुरू किया, फिर जानना शुरू किया, फिर उनके एफिलिएट्स के साथ काम करना शुरू किया। ज़रा हमें ये बताइएगा क्या वाक़तन ये जो मफरूज़ा है हमारा कि नई तंजीम है ये वो दुरुस्त है? नंबर 2, क्या वाक़तन हमारा फोकस हट चुका है या क्या हो रहा है? हाउ डू यू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स? किस तरह? पहले सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि थ्रेट एक वही है जो पहले था, आज भी वही थ्रेट है। मतलब ये है कि टेररिज्म जो है और एक्सट्रीमिज़म जो है, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, यही थ्रेट है। सिर्फ बैनर तब्दील होते रहते हैं। अगर आप देखें पिछले 10-12 साल में तो मुख्तलिफ बैनर्स तो रहे हैं, लेकिन आपको जो एक कौम के हैसियत से जो आपको थ्रेट्स थे वो तो वही के वही बन के आया टेररिज्म से। अब मसला ये आता है कि सिर्फ हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि अब ये नई तंजीम जो उभर के आई है पहले उसको करें। बात ये है कि ये तंजीमें जो हैं वो अपनी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये तालिबान और ये अलकायदा में एक गठजोड़ सा था। अलकायदा जो है फिर बाद में जो है पाकिस्तानी जो है उसका रुख इख्तियार करते चला गया था। IS के मुतालिक जो बात ये थी कि पिछले 5 साल से जब से ये उभरा था थोड़ा बहुत जो है, उस वक्त से जो है वार्निंग जारी थी। हमने अपना सर जो है वो अपने रेत के नीचे कर लिया था और अभी तक वहीं पे। बात ये थी कि ये IS है क्या? दाइश जो है वो कहीं बाहर से सिर्फ नहीं आई है, लोग यहीं के हैं जो कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता थे। मतलब ये है कि लश्कर जंग सिपाही साहबा के जो लोग थे वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है IS, क्योंकि उसका एक सेक्टेरियन कलर भी है। उसके अलावा जो है वेब पे जो है कुछ और लोग भी मोटिवेट होते रहे, जो कि पहले अलकायदा के लिए मोटिवेट होते थे, अब इसके लिए मोटिवेट हो रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे बुनियादी चीज़ है जिसमें आपकी स्टेट की कमज़ोरी नज़र आती है, ये 5 साल से भर्ती हो रही थी यहाँ इस मुल्क से दाइश के लिए लड़ने के लिए और दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए। दोनों भर्तियां जो है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई थी कि यहाँ भी आप सिर्फ एक बात नहीं आती है, इराक़ और सीरिया में भी यहाँ से लोग गए हैं। पहले जब नसारा के लिए लड़ने गए थे वही लोग जो है IS में शामिल हुए, उनका वापस आना था। पहले से सबको पता था कि ये होने जाएगा। दूसरी बात ये थी कि आपका सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात ये कि इसी तरह से आप दाइश के खिलाफ लड़ने वालों की भी यहाँ से भर्ती हुई है। और आपको याद है ईरान में भी जो है के वाक़या ये जिनकी तस्वीर भी हुई। अब मसला ये आता है कि हम जो है, पहले तो बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं। पहली बात ये है कि क्या हम रिकग्नाइज करते हैं कि थ्रेट मौजूद है? हम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। आपके मैं बार बार कहता हूँ, जिस मुल्क के वजीर दाखिला का सिर्फ ये एक स्टेटमेंट आता है कि कोई थ्रेट नहीं है, और उसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सिर्फ जस्टिस ये फायज़ ईसा की रिपोर्ट पर ही अमल दरामद हो जाता तो शायद उसको भी आपने निगेट किया। तो एक जो है हमारे अंदर पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे आप ये आप रद्दुल फसाद के नाम से कोई चीज़ कर लें या उससे पहले जो ज़रबुल अस्फ़ कर लें। कम टू दिस जल साहब, अब बिल्कुल स्टडी भी करना चाहिए, उसमें कोई नई चीज़ें भी सीख के वहाँ पर आए होंगे। एक फ्रेंचाइज है, उस फ्रेंचाइज के साथ और फिर अफगानिस्तान रेडिकली तब्दील हो गया है, वो लैंडस्केप तब्दील हो गई है। पहले ईरान वहाँ पर मौजूद नहीं था, अब ईरान वहाँ पर मौजूद है। पहले रशिया वहाँ पर मौजूद नहीं था, उस तरीके से अब रशिया भी वहाँ पर मौजूद है। घमसान का रन पड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान से जो बला उठेगी वो बड़ी खौफनाक बला होगी। लेकिन इधर इसकी डिबेट की बात करें, हमने इतना कुछ जो काम किया उससे कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए था। हमें बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए था, अंदर के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए था, रिक्रूटमेंट को बंद करना चाहिए था। हज़ारों काम हम कर सकते थे, छोटे छोटे काम जो बड़े काम में तब्दील हो सकते, वो हमने नहीं किए। अब आपके ख्याल में वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज भुगत रहे हैं? नताइज आ रहे हैं। मकसद ये है कि एटलीस्ट एक चीज़ जो सामने आया है वो ये है कि हम सोच रहे थे ज़रब हज़ब के बाद कि तकरीबन मामला सुलझ गया, अभी मसला हल हो गया, रद्दुल फसाद की कार्रवाई हुई, तब भी हम ये सोच आई
और हो रहे हैं, जब उनका जी चाहता है, जहां भी चाहता है, आराम से वो वारदात कर देते हैं। टेररिज्म की बिग कैजुअल्टीज गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके बारे में नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, नई प्लानिंग की ज़रूरत है, नेशनल सोच की ज़रूरत है, नेशन को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात के ऊपर। और नए थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए। आंखें बंद करने से कुछ नहीं हासिल होता है। हमारा मुल्क है, इसको बचाना है। और सऊदी और ईरान का जो जाविया जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वो जाविया जो हम में से चंद एक लोग बहुत अरसे से कह रहे थे, आप समेत मैं भी उसके अंदर शामिल हूं, हमने भी हिस्सा डाला। हम दो तीन चीज़ें कह रहे थे। एक तो ये कि ज़रब हो या कोई और मामला हो, उसको आप क्रिटिकली एवेल्यूएट करें। हम बहुत अरसे से कह रहे थे और अब तोहमतें लग रही थी कि देखें आप क्या बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि सऊदी और ईरान बहुत बड़ी जंग होने वाली है, आप उसके ऊपर फोकस करें, किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये नहीं कि हमारे पास को बहुत बड़ी फोरसाइट है, नज़र आ रहा था। तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी नज़र में, फिर दूसरे पैनल से भी, सऊदी और ईरान की जो जंग है वो बहुत बड़े पैमाने, कतर तो बीच में फंस गया ना, वो तो वैसे फंस गया, उसका भी नतीजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। वेरी क्लोज टू मैं इसको कहूँगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सऊदीया और ईरान का जिस वक्त भी जंग हो जाए या चपलकश हो जाए, जो भी कार्रवाई हो जाए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर होना है। हमारा हर इंडिविजुअल इफेक्ट हो जाएगा। हमने इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी एक किस्म की पोलराइजेशन हो गई है। हमारी आबादी का एक तबका जो है ना, एक डायरेक्शन में देख रहा है, दूसरा तबका दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है। इन्हीं दोनों मुल्कों से मुतालिक हमारी सोच है और ये हमारे क्लैश करेंगे। ये क्लैश न सिर्फ वहाँ पर होगा बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी होगा। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। योर टेक ऑन दिस। लेकिन ये डायनामिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हाउस ऑफ सऊद की पॉलिसी कंट्रोल नहीं करते, हम तेहरान की पॉलिसी कंट्रोल नहीं करते। अब तो खैर सऊदी अरब भी बीच में पड़ गया, बीच में कतर भी पड़ गया। व्हाट डू वी डू? ये डायनामिक्स हम कंट्रोल चार नुकात में आपसे अर्ज करता हूँ। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान से मामलात को इम्प्रूव करना, बेहतर करना, ताकि जिस किस्म की जंग वहाँ से लादी जा रही है हम पे और हम उसमें फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकने की ज़रूरत है। और उसी से ही ये सारी जो स्पेस क्रिएट हो रही है, दाइश टाइप जो हो लोगों के लिए, शायद उसमें कुछ कमी आ सकती है। उसके लिए अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। आप अशरफ गनी से बात करके इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते। ये हमें सबसे पहला सबक ये ले। तो अफगान लेड, अफगान ओन्ड टाइप अब नारों को भूल के उधर का रुख कीजिए, जहाँ ट्रम्प उधर जाएं, बात करें, को डील शील करें और उससे बात तय करें कि अफगानिस्तान को कैसे क्वाइट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है। नंबर 2, ईरान के साथ जितने मुश्किल मामलात हैं, जब भी मुश्किल मामलात होते हैं, आपको ईरान को बार बार विजिट करना है, ये यकीन दिलाने के लिए कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं है, ना आप हमारे दुश्मन है, और हमें मामलात को खराब होने से बचाना। मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, एक ऑनगोइंग इंटरेक्शन। और डायलॉग हमारा है ही नहीं। हम मतलब शायद कभी कभार किसी को भेज देते हैं। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑन वेरियस लेवल्स, वेरियस एवेन्यूज। आप बिजनेस भी स्टार्ट करें, आप ऑयल पाइपलाइन भी बनाएं उनके साथ, स्टेक्स को कॉमन करें, तब जाके आप बराबर स्टेक्स होंगे। तो तब उनको ये यकीन आएगा कि हाँ, अब ये वाकई हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगे या हमारे खिलाफ काम नहीं है ये लोग। तीसरा, मिलिटरीली बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर रिव्यू करें। मिलिटरीली मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका ज़्यादा हावी पोजीशन है बलूचिस्तान की प्रोविंस के अंदर। आप ये ना भूलिए, बिल्कुल बेशक वहाँ की सियासी जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट है। मुझे अनवारुल हक काकड़ से नहीं सुनना, मुझे इसरार जहरी से नहीं सुनना कि मामला क्या है। आई नीड टू हियर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड द कोर कमांडर ओवर देयर के हाउ आर यू सिक्योरिंग बलूचिस्तान, फॉर दैट मैटर गवर्नर इवन, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अमलन, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग, एंड लेट मी से दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड नंबर 4, फाइनली, आई थिंक एनीवन पोलिटिकली जिसने भी सियासी तौर पर इसको लेके चलना है, पूरी जंग को दहशतगर्दी के खिलाफ, उसको एक नया मैंडेट चाहिए। उस पुराने घिसे पिटे मैंडेट जो कि 1.25 साल से पनामा में रगड़ा जा रहा है, अब उसकी बदकिस्मती से मॉरल पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो कुछ नया इनिशिएटिव सोचने के बारे की भी काबिलियत नहीं रखता। एक बहुत साफ बात है कि प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में 1980s में भी हम देखी थी। जब ईरान और इराक की जंग थी तो यहाँ पे उसी ज़माने में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, आपको सबको पता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब जो दूसरा फेज़ आ रहा है और जितनी शिद्दत आती जाएगी मिडल ईस्ट में लड़ाई में, उतनी ज़्यादा जो है उसका असर भी पाकिस्तान में बराह रास्त भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिहाज से एनवायरनमेंट मौजूद है, वो तंजीमें मौजूद हैं जो कि इस चीज़ पे यकीन रखती हैं, जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब देखिए, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग के अब लोकेशन ज़रा देखें, सबसे ज़्यादा पारा चनार, बलूचिस्तान और कराची तो खैर एक इस वजह से भी कि जो है एक इतना बड़ा शहर है, हर चीज़ वहाँ पर मुमकिन है, बहुत सारी तंजीमें रहती हैं।
अब मसला ये आता है कि ये जो है उसमें इस दोनों इलाकों में आपको नज़र आएगा इसकी प्रॉक्सी वॉर की झलक बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। अब मसला ये आता है कि इसको हम जब तक इन चीज़ों के जो सोर्सेज हैं उसको हमको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर हैं, तो इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ हो जाती है कि अब जो है अब हमारी जो है जो एक थ्रेट है वो ज़्यादा बड़ी जो है उसकी एक फैल गई है। एक्सटर्नल फैक्टर भी है तो जिसको दोनों को हमें डील करना पड़ेगा साथ साथ, और हम जो है इसको अकेले में आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टीजन पॉलिटिक्स रहती है या एक मिडल ईस्ट के बारे में जो हम ऑलरेडी एक हद तक दाखिल हो चुके हैं, अगर वो रहती है तो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बड़ी तबाही होगी। अगर मैं क्विकली आपसे फिर जन साहब विद यू अल क्लोज, अभी जो शहजाद साहब ने जिक्र किया मैंडेट का, उनका ख्याल ये है कि सियासी तौर पर ये रगेदी हुई हुकूमत है, खुद इसने अपने आप को रगेदा या इसको रगेद दी गया, वो एक एकेडमिक डिबेट, रगेदी हुई हुकूमत है, नीड अ फ्रेश मैंडेट, समबडी हु इज एबल टू से कि जी हियर इट इज। ये हो सकता है पुरानी चीजों को ही आप रिगर्जिटेट कर रहे हो, लेकिन एक फ्रेश मैंडेट, व्हाट्स योर टेक? ओनरशिप बहुत जरूरी है। अगर सबसे बड़ा हमारे साथ जो बाकी तमाम चीज़ें और भी होंगी, ये नहीं कह रहा है कि आज ही पैदा हुई है सारी चीज़ें, हमने सबसे बड़ी जो है जो दो जो किया ये जो पहले हमारा ज़रबुल अज़्ज़ था या ये रद्दुल फसाद है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कमी नज़र आती है? ओनरशिप, पॉलिटिकल ओनरशिप। अगर दुनिया भर में जो जंगें लड़ी गई हैं इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो इस बात को करे कि हाँ ये मुझे करना है। तो इसलिए बार बार जो हम शख्सियात पे भी चले जाते हैं, बाद दफ़ा जब वज़ीर दाखिला की बात करते हैं तो बहुत अहम चीज़ होती है कि अगर फ़र्ज़ की लीडरशिप नहीं आती है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब हम आंखें बंद कर लें, यहाँ से जो है वीडियो निकलती है इसकी ये दाइश की, जिस मदरसे से आप तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर जाके कोई हमला कर दे, बात ये कि वजाहत तो करें, कोई जो है कानून की तो अमल दरामद होनी चाहिए कि आप जो है अगर फर्स्ट ये कहते हैं कि जहाँ पे सोर्सेज हैं इन चीज़ों के, हम उसको जो है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लीडरशिप का एक छोटी सी बात अगर आप मुझे ऐड करने दें, नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? कहीं आपको नजर आता है किसी सूबे के अंदर या दरमियान में हमारे सेंटर के अंदर? एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट में बेशक कमजोर ब्लूप्रिंट था, लेकिन एक ब्लूप्रिंट तो था ना चलने के लिए, फिर आप उसको साथ साथ चलते चलते बेहतर करते रहते हैं। बीसियों चीजों के साथ साथ जो है क़यादत का फुकदान। हम ये नहीं कहते कि मियाँ साहब के लिए इबादत ममनू है, इबादत करें बिल्कुल जाके, मुबारक महीना है, इख्तिताम आखिरी अशरा है, लेकिन वो कभी कभार ये भी कहते हैं कि जो हाथ लोगों की मदद करते हैं वो उन होंठों से बहुत बेहतर हैं जो इबादत में मसरूफ होते हैं। तो अब तो उनको यहाँ पर होना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग दिस वुड हैव प्रिवेंटेड, लेकिन एक सिंबलिज्म है ओनरशिप की बात है। जरा थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूँगा तलत भाई, जहाँ तक क़यादत का ताल्लुक है, क़यादत की स्ट्रेंथ का दारोमदार पब्लिक के सपोर्ट के ऊपर होता है कि किस किस्म की मैंडेट लेके आया हुआ है। जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है, हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को इस वक्त तकरीबन जिस किस्म की मैंडेट है, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी की मैंडेट उसको है, पब्लिक की सपोर्ट मुकम्मल है। नंबर 1 जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने जो कुछ चाहा वो उन्होंने, चाहे फंड्स की सूरत में, वेपन्स की सूरत में, इंफॉर्मेशन की सूरत में, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं की। नेशनल लेवल पे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि कोई रुकावट पॉलिटिकल गवर्नमेंट पैदा कर रही है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के कार्रवाई में, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग सिविल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं पुलिस की सूरत में, लेवीज़ की FC की सूरत में है या फ़ौज की सूरत में है। फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक अमन अमान को मुल्क में या इसके ऊपर प्रैक्टिकल जो कार्रवाई करनी है, फिजिकल कार्रवाई करनी है, उसका कंट्रोल बुनियादी तौर पर वो आर्म फोर्सेस के तकरीबन उसी साइड पे है। और ज़राइल शरीफ साहब उसके लिए क्रेडिट लेते थे, क्रेडिट मिलता था उनको, और इसके अलावा आजकल भी हमारे आर्मी चीफ है वो फोर फ्रंट में उसकी बातचीत करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट का ताल्लुक है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है कि जिसमें हम ये सोचें कि यहाँ पर ये इनकी फेलिंग है तो लिहाजा इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और चेंज टाइम के ऊपर होगा, कार्रवाई की जाएगी, और उनकी सपोर्ट बेस में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सपोर्ट और पावर कहते दी जा नहीं सकते, दे हैव ऑल द पावर जी, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उस फ्रंट के ऊपर अगर कोई कार्रवाई, एक और मैंडेट वाली हुकूमत भी यही करेगी ना। 30 सेकंड्स में देखिए, मैंडेट पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा, पॉलिटिकल कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो साथ साथ स्पेंड होती रहती है। अब आपकी मर्जी है कि उस कैपिटल को आप किस परसूट में खर्च करते हैं। अगर तो आप और 5 साल तक कैपिटल कायम नहीं रहेगा, सेम कैपिटल कभी नहीं होगा। ठीक।
पहले दिन फुल कैपिटल होगा और 5 साल में आप उस कैपिटल को स्पेंड कर चुके हैं। नहीं स्पेंड किया तो आपने वक्त ज़ाया किया, स्पेंड किया गलत कामों में किया तो फिर वहाँ पे वक्त ज़ाया कर दिया। तो इसलिए हर 5 साल के बाद एक नए मैंडेट की जरूरत होती है, वरना 2/3 मैंडेट शुड बी एबल टू गिव यू 7 years of 5 साल का जहां तक ताल्लुक है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज वो तो आने वाला है, वो होना है, वो कैपिटल होनी है। लास्ट देखिए, दो बुनियादी एक और पॉइंट आपका मैं जवाब देना चाहता था, वो आपने कहा कि इबादत की बात होती है। अगर ये कह दे कि प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हो, हर दिन यहाँ पर मौजूद हो, ये प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेना, उससे हिदायत लेना, उसमें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं होता है। चाहे वो काबतुल्लाह शरीफ में बैठे हुए, मदीना शरीफ में भी काम 24 घंटे कांटेक्ट में रहते हैं। कार्रवाई फिजिकली और लोगों ने करनी होती है, तो एक आध मरतबा इस किस्म के दौरे होते रहते हैं। इबादत के लिए जाएं या किसी और मुल्क में और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए या कोई और कार्रवाई करने के लिए, ये सोचना कि जी यहाँ पर मौजूद नहीं है लिहाजा कार्रवाई सही नहीं का एक सिंबलिज्म होता है। That's not fair. He could be available. वैसे मैं कह रहा हूँ जलजला वजला के झटके आते हैं तो हम सारे घरों की तरफ भागते हैं। ये नहीं कि हम जलजले को प्रिवेंट कर लेते हैं, लेकिन हम घरों की तरफ भागते हैं। एक सिंबलिज्म होता है, जलजले को नहीं आप प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन सिंबलिज्म होता है कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स होम। तो लास्ट बहुत बुनियादी चीज़ है कि सही है कि आपने तमाम रिसोर्सेस दे देते हैं जिसको आप कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की, जो फौज, लेकिन क़यादत जो है, जो स्ट्रेटजी जो है वो सिविलियन हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। स्पेस है, वैसे जायज स्पेस है, अगर नहीं है तो स्पेस लेनी पड़ेगी। मसला देखिए, एक बात तलत ये देखें, फौज जो है वो तो ये कार्रवाई तो कर सकती है, काउंटर इंसर्जेंसी कर भी सकती है, लेकिन फौज जो है जिसको कहते हैं ब्रॉडर स्ट्रेटजी, उसके काबिल नहीं होती है कि दे सके। दैट हैज टू बी डन बाय सिविलियन। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। आपने बहुत सिर हासिल गुफ्तगू की और बहुत अहम मामला, नज़र अपनी इससे हम हटा नहीं सकते। बहस आपको बहुत मरतबा मुश्किल लगेगी और हो सकता है आपको ड्राई भी लगे, लेकिन ये पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल मामला है, ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मामला है। अल्लाह मुल्क को सलामत रखे, लेकिन हमें तवज्जो इस मसले से हटानी नहीं है। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आइए अब चलते हैं सियासी आवत जावत की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। जो लेटेस्ट इंक्लूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो बाबर अवान का है। सेनेटर पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अरसे तक खड़े रहे, नज़र आए। आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर और को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको बहुत से मुकदमात में रिप्रेजेंट भी किया और टीवी चैनल्स पर उनका बहुत अच्छे तरीके से दिफा भी किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, जिनके सरबराह इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी साहब पर बदतरीन तनकीद करते हैं और दोनों का आपस में, दोनों जमातों का आपस में कोई मेल नज़र आता नहीं है। कमर ज़मान कायरा साहब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और उन कायदीन में से हैं जो पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का काम अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तलत साहब। बहुत शुक्रिया जी। बाबर साहब का जाना क्या कोई अनहोनी है या आपके ख्याल में खबर पहले से निकली हुई थी, अब तकमील हुई है? तलत साहब, कोई कारकुन एक भी छोड़ के जाए अकेले वोट वाला तो वो भी बहरहाल अहमियत का हामिल होता है और जमात का नुकसान होता है उससे। बाबर अवान साहब या बाकी लोग जो थे जो गए हैं, उनके जाने से मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन बाबर अवान साहब का केस बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ है। बाबर साहब तो काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी से दूर थे और वो इमरान खान के बहुत नज़दीक थे, लेकिन क्योंकि वो सेनेटर थे और अगर वो पीपल्स पार्टी छोड़ के उस वक्त तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ऐलान करते तो उनको सेनेटरशिप छोड़नी पड़ती। अब सेनेटरशिप में क्योंकि 4-6 महीने रह गए और अब मुल्क के अंदर क्योंकि सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है, लिहाजा उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम समझा होगा। वरना वो जब हमारी हुकूमत थी और गिलानी साहब के केस में वो पेश नहीं हुए थे, उसके बाद से वो पीपल्स पार्टी के सफ़ों में दूर होते गए और आपने उनको काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी की किसी मीटिंग में, किसी अहम फोरम पे नहीं देखा होगा। हाँ, वो ऐवान में बहरहाल पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे, ये उनका क्रेडिट है। कारी साहब, अमूमन जब ऐसे मामला सामने आए तो सियासी जमातें उसके ऊपर अपनी मोहर सबत करती हैं और डिसिप्लिन को इम्पोज करती हैं। ये तमाम लोग जो गए, बाबर अवान साहब से पर ही अब हम फिलहाल बात कर लेते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा कि पूछ परतीत की जाए, क्यों आप जा रहे हैं, आप हमारे सेनेटर हैं,
या हमारे टिकट पर आप आए हैं, आप उनकी तरफ झुकाए, मतलब ये इस किस्म की कोई बात पार्टियों के अंदर होती नहीं, या ओपन डोर पॉलिसी है? देखिए तलत साहब, ये कोई सियासी जमातें डिसिप्लिन फोर्स तो नहीं होती। सियासी जमात में कोई मेरा बॉन्ड भी नहीं भरा हुआ। मैं पीपल्स पार्टी हूं तो मेरी जिंदगी मौत पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं इस जमात के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। और आज मैं कहूं कि मैं पीपल्स पार्टी नहीं हूं तो मेरे ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं है दैट सेट मैं एक सियासी जमात का कारकुन हूं। कोई आज मैं कहूं कि जी मैं इसका नहीं हूं तो खत्म। और जो बंदे इलेक्टेड होते हैं उनका क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस की हद तक या उनकी सीट की हद तक बहरहाल उनकी कमिटमेंट होती है, लीगल बाइंडिंग होती है, लिहाजा वो अपनी मेंबरशिप से डिसमेंबर हो जाते हैं। बाबर अवान साहब भी सेनेटर थे। कोई एमएनए एमपीए सेनेटर अगर स्विच करता है अपनी लॉयल्टीज तो नेचुरली उसको डी सीट होना पड़ता है। बाकी तो ये कोई बॉन्ड नहीं भरा होता, ये कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है। ये तो वॉलंटरीली आप ज्वाइन किए होते हैं। हाँ, ये वॉलंटरीली ज्वाइन किया हुआ रिश्ता बड़ा तगड़ा होता है अगर आप इसको समझे जाए तो लॉयल्टी तब्दील करना, पार्टी लॉयल्टी तब्दील करना नज़रियात की तब्दीली का बायस भी बन सकती है। तो पार्टीज़ इसको किस अंदाज से लेती हैं? यानी दूसरे अल्फाज में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग गए हैं, दूसरी जगह से भी गए, लेकिन लेट्स फोकस ऑन पंजाब। तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या बहस है कि लोग क्यों जा रहे हैं? तलत साहब, पीपल्स पार्टी से के अंदर से जो लोग गए हैं, 4 बंदे गए हैं जी मेन। चारों में बाबर अवान साहब को मैंने जिक्र कर दिया, फिरदौस आशिक अवान साहबा गई हैं। फिरदौस साहिबा 2007 में 8 में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, उनको टिकट दिया गया। उससे पहले वो काफ लीग में थी, उससे पहले पता नहीं कौन सी जमात में थी, और वो वजीर बनी। उस वक्त तक उनको पीपल्स पार्टी बुरी नहीं लगी। फिर वो 4 साल तक पीपल्स पार्टी के साथ चलती रही। उनको पीपल्स पार्टी की क़यादत में कोई खराबी नजर नहीं आई। उनको रिकन्सिलिएशन का नजरिया हुकूमत में बैठे हुए और पिछले 4 साल बुरा नहीं लगा। अब अचानक उनको वो रिकन्सिलिएशन का नजरिया बुरा लगने लगा और उन्होंने अपने तौर पे पार्टी के ऊपर ये भी कहा कि जी जिन लोगों के खिलाफ हम लड़े थे उनके साथ वो बैठे हुए थे। ये बिल्कुल हकायक के मुनाफी बात है। बाकी दोस्त भी काफ़ी अरसे से कोशां थे। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में हम एक मुश्किल सूरत हाल में हैं और उसके लिए हम अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और अपने केडर्स को दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद आई थी ओवर द ईयर्स, ये तो किसी जमात के किसी नज़रिए के साथ वाबस्ता लोग नहीं हैं, इनको तो सीट चाहिए। ये इनकी असेसमेंट है कि शायद खान साहब के पास जाके उनकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और वहाँ से उनको सीटें मिल सकेंगी। तलत साहब, हम सबके हलकों में जो जमातें जिनको मोतबर बना देती हैं, हमारी सारी की शक्लें, जितने लोग गए हैं इन सब की शक्लें पीपल्स पार्टी ने इंपॉर्टेंट बनाई थी। मुझे टिकट ना मिलता, मेरे बाकी दोस्तों को टिकट ना मिलता, हमें कोई जानता नहीं, हमें वजारतें ना मिलती, हमारी शक्लें ना पहचानी जाती, आप हमसे सवाल ना कर रहे होते। लेकिन अब हम अपने करियर की बातें कर रहे हैं तो ये लोग किसी असूल के तहत नहीं, किसी ज़ाब्ते के तहत इख्तलाफ करके नहीं गए। ये सिंपली ये समझ रहे हैं कि खान साहब के साथ जाके वहाँ से हमें वोट मिल जाएंगे। हालांकि भाई ये वही लोग हैं जिनके बारे में खान साहब बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, उनकी जमात बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करती रही। ये आपने इलेक्टेबल्स का जिक्र किया, हमारे सियासी बहस का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अगर जिन्होंने जियो का बायकाट किया हुआ, लेकिन ज़ाती मेरे ताल्लुकात बहुत से लोगों से हैं, तो वो भी इन इलेक्टेबल्स की आमद से बहुत परेशान हैं। तो अभी आपने कहा कि इलेक्टेबल्स इलेक्टेबल बनते हैं पार्टी की वजह से, लेकिन एक तस्वर ये भी है कि इनका अपना वोट बैंक भी है। तो शायद पीटीआई के अंदर जाने से ये वोट बैंक के अंदर अपने ज़ाती वोट बैंक में इजाफा कर पाएंगे और जीत पाएंगे। आपकी असेसमेंट क्या है? तलत साहब, मैं मिसाल के तौर पे मेरा हल्का ले लीजिए, तो मेरे हल्के में मुझे मिसाल के तौर पर मुझे 50,000 वोट मिला, तो 50,000 मिला फर्ज करें, तो 50,000 वोट में अगर ये गुमान करूं ये सारा मेरा है तो बिल्कुल मेरी गलतफहमी है। वो 50,000 वोट में से बहुत बड़ी तादाद वो है जो मेरी जमात का वोट है, जो मेरे साथ शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, मेरे कुछ बरादरी के, कुछ ट्राइब के, कुछ मेरे काम के, कुछ दोस्तों के वोट होंगे, वो भी होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं कि जो सारे इलेक्शन में मुझे वोट पड़े, जमात का वोट ही कोई नहीं था। मेजॉरिटी वोट जमात का होता है। ये जितने लोग गए हैं इन सब के हल्के में पीछे लोग खड़े होते हैं, वो जो इनके साथ चल रहे होते हैं, वो जमात के अंदर होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दिल उनके भी होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनको क्योंकि टिकट नहीं मिलते, उन्हें पता होता है कि हमने अगर ख्वाहिश का इजहार भी किया तो फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर बंदा बैठा है, उसको टिकट मिलेगा। लिहाजा जब बंदा छोड़ के जगह खाली करता है तो इमीडिएटली उसको जगह फिल करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला
जिन हलकों से ये लोग गए हैं वहां से हमारे बड़े मौसर लोग हमारे साथ हैं और वो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, वो भी ऐसे ही इलेक्टेबल हैं। सिर्फ इनके नाम, हमारे नाम मोतबर हो गए हैं कि हम 2 इलेक्शन जीत गए, जमात की वजह से जीते, हमें वजीर बना दिया, हम जरा और मोतबर हो गए। अदरवाइज हमारे हलकों में बिरादरियों वाले, वोटों वाले, धड़ों वाले, जमात के साथ लोग मौजूद होते हैं और इन हलकों में मौजूद हैं। अभी आपने फिरदौस आशिक अवान का जिक्र करते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अचानक उनको ख्याल आया, तो इसमें अचानक जो है, जिसको हम लेट्स कॉल हिम चौधरी अचानक, ये चौधरी अचानक है कौन? ये अचानक जो है कोई वाकया है, ये अचानक कोई शख्स है, ये अचानक कोई इशारा है, ये अचानक क्या चीज़ है? अचानक मफाद है तलत साहब, सिंपल बात है। अचानक एक शक है, अचानक एक गुमान है कि मैं अगर इधर चला जाऊंगा तो मेरा वोट बैंक और इसका वोट बैंक मिलके तो मैं इलेक्शन जीत लूंगा। सिंपली ये इलेक्शन जीतने के तजर्बे हैं। ना इमरान खान के साथ मोहब्बत है, ना पीपल्स पार्टी से नफरत है, ना कोई किसी असूल का कोई जिक्र है। तो अगर इनकी असेसमेंट में इमरान खान साहब की तरफ जो है वो ज़्यादा वोट पड़ने का इम्कान है, तो पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया तो होगा जब सीजन्ड इलेक्टेबल्स अचानक ये फैसला करते हैं, और आपने कहा अचानक जो है मफाद है, तो फिर पीपल्स पार्टी को सोचना तो चाहिए कि इमरान खान साहब की जमात वाकतन असेंडेंट पोजीशन में होगी, और पीपल्स पार्टी जो तंजीम नौ के अमल से गुजर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद पंजाब के अंदर आए, आपको उन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी, दूसरे लोगों को जिम्मेदारियाँ सौंपी, तो वो मौसर क्यों नहीं हो रही तंजीम नौ का अमल अगर इलेक्शन ज़ाहरन सर पे खड़ा नजर आता है? तलत साहब, गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्टेबल्स थे, मार्शल लाई आमरीत में ज़ियाउल हक के दौर में जब 1985 में गैर जमाती इंतखाब कराया तो जमातें कमज़ोर हुई। उसके बाद भी इस मुल्क के अंदर जब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसीज ने पॉलिटिक्स कराई, तो वो उनका मफाद क्योंकि सरीहन सियासी अमल और सियासी जमात के खिलाफ था, लिहाजा वहाँ पर अफराद को अहमियत दी गई। वो प्रोसेस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि बाकी जमातों को भी मजबूत करने का बायस बनना था, जो नजरिए की बुनियाद पर जमातें खड़ी होती पॉलिटिकल प्रोसेस में, फिर दोबारा वही अफराद और जो ट्राइब थे वो ताकतवर हो गए। मैं समझता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास एक मसला भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आए हैं और हमने अपनी तंजीम के ऊपर बेस किया है। पार्टी की ताकत तंजीम है और लोगों को तंजीम का पाबंद होना चाहिए। आजकल इलेक्टेबल जो हैं वो आप देखिए ना, जनरल मुशर्रफ के साथ लोग चले गए, वो पहले नून लीग में थे, मुशर्रफ साहब के साथ चले गए, मुशर्रफ गए, पीपल्स पार्टी आ गई, वो दरमियान में खड़े रहे, घूमते फिरते रहे, अब नून लीग गई, सारे छलांगे लगा के इधर आ गए। तो ये लोग क्या हैं? ये किस नजरिए के साथ है? ये किस असूल के साथ है? ये सिर्फ इक़्तिदार के साथ है। और जो सिर्फ सोली इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहा होता है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए होता है। वो मुफाद चौधराहट भी हो सकती है, नामो नमूद भी हो सकता है, वो कारोबार भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, उसके कई रंग हो सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए चैलेंज है और हम उस चैलेंज से उदा बरा होंगे। इससे पहले भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। भुट्टो साहब को जब शहादत हुई बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे और हमने एशेज से पार्टी बिल्ड की थी। इंशाल्लाह हमारे पार्टी केडर्स मौजूद हैं, पार्टी कारकुन मौजूद हैं और उनके जरिए हमने अपने गैप खत्म करने हैं, अपनी गलतियां दूर करनी है, अपने माजी से सीखना है और इंशाल्लाह ताला हमारे पार्टी के अंदर से ही हर हल्के में लोग मौजूद हैं, इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। टुवर्ड्स द वेरी एंड ब्रीफली कंवर साहब, क्या और लोग भी इम्कान है जा सकते हैं आपकी पार्टी छोड़कर? ताला साहब, मेरे ख्याल में जिन लोगों ने जाना था वो चले गए। कुछ लोग, मैंने कहा ना कि ये इनके जरा सांस जल्दी फूल गए हैं और इनका सिर्फ अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सीट लेना है, सिर्फ मेंबर बनना है। और जिनके ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेंबर बनना होते हैं, ना वो हल्के के होते हैं, ना वो मुल्क के होते हैं, ना वो जमात के होते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के होते हैं और अपनी ज़ात का कोई असूल नहीं तलत साहब होता। वो सिर्फ और सिर्फ मुफाद है और मुफाद सियासी तौर पे नामो नमूद भी है, वो पैसा भी है, वो पावर सेंटर के साथ करीब होके मौजे करना भी है। वो कई रंग हो सकते हैं। ये सिंध के अंदर बहुत सारे लोग सारी जमातें छोड़ के हमारी जमात में आके शामिल हो गए, वहाँ देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आ रही है। सो ये इलेक्टेबल्स घूमते घामते रहते हैं, लेकिन पार्टी को बुनियादी तौर पे सियासी जमातों को अपने केडर्स दुरुस्त करने होंगे और पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क में अपनी केडर बिल्डिंग शुरू कर रही है। एक लंबा काम है, एक मुश्किल काम है और इंशाअल्लाह ताला हमने अपना फर्स्ट फेज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल कर ली है। हम यूनियन काउंसिल लेवल तक जाएंगे
और अपने मंशूर और रसूल के साथ बिलावल भुट्टो साहब जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो निकले हैं और अपने मंशूर के साथ निकलेंगे, लोगों को अपील करेंगे। पीपल्स पार्टी ऐसे चैलेंजेस से पहले भी ओहदा बरा हुई है, अब भी इंशाल्लाह होगी। बहुत शुक्रिया कामरुज़्ज़मान कायरा साहब। पीपल्स पार्टी के सदर वस्ती पंजाब हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पुरुम्मीद थे कि पीपल्स पार्टी इस धचके से निपट लेगी, पहले भी निपटा, अब भी निपट लेगी। फिलहाल बहरहाल जो चौधरी अचानक है उसका जोर आपको नजर आता है। चौधरी अचानक लोगों को अचानक बता रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एडिटोरियल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं नुक्ते की तरफ। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के MPA की गाड़ी के साथ जो वाक़या हुआ वो आपके सामने है। पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी और ट्रैफिक पुलिस का ये नुमाइंदा ज़ख्मों की ताब न लाके अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद MPA को अदालत में पेश किया गया। वो मामला अलहदा सहाफ़ियों के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है और इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस तरह पुलिस ने इन सहाफ़ियों को पहले से वहाँ पे बुला के खड़ा किया हुआ है ताकि इस MPA के ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चले। ये वाक़यात होते रहेंगे, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तमाम का तमाम मलबा जो है सहाफ़ियों के ऊपर फेंका जाता है। आपको फैसलाबाद का वाक़या याद होगा, बदतरीन अंदाज से ज़दोकोब किया गया सहाफ़ियों को। समा टेलीविज़न, एक्सप्रेस, जियो, तमाम नुमाइंदगान को वहाँ पर मार लगाई गई और उसके बाद कोई वजाहत नहीं दी गई। ये कहा गया कि हमने इंक्वायरी की, इंक्वायरी रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। वो मार के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। इसके साथ साथ आप सियासी तौर पर देखें, गलाजत के टोकरे फेंके जाते हैं, कैंपेन्स की जाती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जिसके मुँह में जो आता है वो बोल देता है सहाफ़ियों के बारे में। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तमाम सहाफ़ी सही काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी सही काम कर रही है और जो सही काम कर रहे हैं उनको इस किस्म की तनकीद, इस किस्म की तज़हीक के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। इस तरह की ऊंच नीच हमने बहुत देखी है। बहुत मरतबा लोग आपको धमकाएंगे, आपके ऊपर तनकीद करेंगे, आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे गलीज़ तरीन, लेकिन जो सच है उसकी फ़तह आखिर में होती है। और अगर एक बंदा भी सही काम कर रहा है तो एक ही तमाम झूठों के लिए काफ़ी है। तो इस किस्म के वाक़यात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है उसको सामने बयान करना है। MPA हो, MNA हो, सेनेटर हो या कोई भी हो, उनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हम सही कर रहे हैं वो हमें करते रहना चाहिए। ऐलान मैंने ये करना था नाज़रीन कि आज इस हफ्ते का शायद आखिरी प्रोग्राम होगा। कल ईद उल फितर के चांद की वजह से शायद ट्रांसमिशन न्यूज़ टेक ओवर करे। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और कल अगर मुलाकात नहीं हो तो चांद रात भी मुबारक। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।